तो ऐसा बोलते हैं ना, यू शुड गो, यू शुड गो। और जिसमें तुम रट्टा मार रहे थे कि इसकी कोई फिक्स इंग्लिश है, ज्यादातर टीचर ये तो बताते हैं कि रट्टा मार लो इसकी यही होती है। अरे ऐसा नहीं होता, मैं अक्सर कहता हूं कि दूसरी जरूर होती है, तीसरी भी होती है, चौथी भी होती है। इस बात को पकड़ जाओ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करना है, अपने आइडियाज को शेयर करना है, और वो हो सकते हैं, वर्ड दूसरे आ सकते हैं, सेंटेंस बदले जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी कैसे सीख सकता है। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि अंग्रेजी सीखना कौन कौन चाहता है। तो आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, उनसे हमें पता चला कि 3 तरह के लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। सबसे पहले स्पोकन लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, यानी उनको जरूरत है, उनके ऑफिस में, वर्क प्लेस में डिमांड है कि वो इंग्लिश में ही बोलें, तो उनको लोगों से कम्युनिकेशन करना है, इसलिए वो स्पोकन सीखना चाहते हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे लोग शौकिया तौर पर, यानी उनके अंदर एक चुल है कि अगर हम अंग्रेजी बोलना सीख गए ना तो सोसाइटी में, हमारे दोस्तों के बीच हमारा अच्छा इंप्रेशन आएगा, इसलिए भी लोग स्पोकन सीखना चाहते हैं। नंबर 2 पे बेसिक वाले, इनकी तादाद, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये ऐसे लोग हैं, जब ये स्कूल में गए थे ना, जब इंग्लिश एक सब्जेक्ट था, तब तो उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं, लेकिन बाद में कहीं जरूरत पड़ी, यानी इनको कोई चिट्ठी लिखनी है, कहीं कुछ मेल करना है, यानी इनको रीडिंग और राइटिंग के लिए इंग्लिश चाहिए। ये सभी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी एज 40 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो, 60 ईयर्स हो, और एक ड्रीम था कि यार हम अंग्रेजी सीखें, और अब ये सीखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा लोग ये हैं, सबसे ज्यादा मेरे पास मैसेज, कमेंट और कॉल्स इनके आते हैं। और नंबर 3 पे सब्जेक्ट, यानी एक विषय के रूप में, यानी जितने भी हमारे कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इंग्लिश सीखनी है, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, इनको मार्क्स चाहिए ताकि हम पास हो जाएं। हालांकि बहुत बाद में इनको पछताना पड़ता है कि अगर मार्क्स के लिए ना पढ़ते, सीखने के लिए पढ़ लेते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, बट उस समय ये समझ आती नहीं है और ये नंबरों के लिए पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक मूल मंत्र बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा कि ये भी सीख सकते हैं, ये भी और ये भी। इसका सिंपल सा एक ही लॉजिक है, विदाउट प्रेशर लो, विदाउट प्रेशर सीखो। यदि आपने दिमाग पे प्रेशर डाल दिया ना तो कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए बिना प्रेशर के सीखो। देखो जैसे ये स्पोकन वाले हैं, अब देखो एक स्पोकन वाला कैसे प्रेशर डालेगा कि यार मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, मेरी वोकैब, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तो ये दुनिया की सारी वोकैबुलरी को दिमाग में ठूसेगा। एक प्रेशर ले लिया कि यार पहले ये वोकैबुलरी चाहिए, या फिर ये बहुत सुनेगा, या फिर ये किसी की नकल करने लग जाएगा कि यार वो बहुत शानदार, मतलब बहुत शानदार बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। तो ये प्रेशर है, सारी वोकैबुलरी को दिमाग में ठूसना प्रेशर है। जब हम किसी की नकल कर रहे हैं ना, उसके जैसा ही बोलूंगा, एक प्रेशर है। अरे यार किसी के जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो ध्यान रखना, प्रेशर मत लो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो भी करो विदाउट प्रेशर करो। अब देखो, अगर मैं मेरे दिल की बात बोलूं ना, सच्ची बात बोलूं, तो तीन कॉन्सेप्ट है ना, इनमें से सबसे इजी ये वाला है, स्पोकन वाला। इसमें कुछ नहीं, इसमें पका पकाया हलवा है यार, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। देखिए आपके पास जो भी वर्ड्स हैं, जैसे छोटे मोटे वर्ड तो जानते हो, जैसे मैं जा रहा हूं, इसको आई एम गोइंग बोलते हैं। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर बोलते हैं। वेयर इज माई की, जैसे आप अब तक घर में मेरी चाबी कहाँ है, वेयर इज माई की, आप ऐसे बोल दो। तो छोटे मोटे जो वर्ड्स है ना, छोटे मोटे फ्रेजेस हैं, उनको आज से इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। इंतजार मत करो कि पहले मैं सब कुछ सीखूंगा, उसके बाद एकदम से फिर हंगामा होगा, धमाका होगा और मैं बोलूंगा दुनिया मेरी तरफ देखेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज से अभी से प्रयास शुरू कर दो, थोड़ा बहुत सुना करो, ऐसे एनवायरनमेंट में रहो। नहीं है, खुद पैदा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको सीखनी है, बट कभी प्रेशर मत लेना, मतलब किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करना। आप टूटी फूटी जैसी बोलते हो ना, वहीं से शुरुआत हो जाइए और बस वही बोलिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं 5 साल पहले सुनूंगा, सीखूंगा। अरे इसमें एक ही लॉजिक काम करता है, वो है इमिटेटिंग। इमिटेटिंग यानी नकल करते हुए। कोई भी व्यक्ति जो स्पोकन इंग्लिश सीखता है ना, वो नकल करते हुए सीखता है, यानी अपने आसपास लोगों को वो बोलता हुआ सुनता है। आसपास लोग नहीं है तो कोई मूवी देखता है, इंग्लिश वीडियोस, मतलब सुनता है वो, और सुन करके वैसा ही बोलने की कोशिश करता है। बट ध्यान रखना, कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश मत करना, किसी की नकल मत करना, किसी के लहजे को। मैंने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग स्पोकन क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि वो किसी की छवि को, किसी पर्सन को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि मैं इसके जैसी बोलूंगा, और वैसा हो नहीं सकता। कभी भी 2 व्यक्तियों का लहजा एक जैसा नहीं होता। आप जैसे हो ना, बहुत अच्छे हो, आप यूनिक हो, आप किसी का जैसा बनने की कोशिश मत करो। जैसे भी टूटी फूटी आपसे आती है, उसको आज से अभी से बोलना शुरू कर दो। ध्यान रखना, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश को बोलना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक, स्पीक स्पीक स्पीक। व्हाट
वट एवर यू हैव इन योर माइंड, जो भी दिमाग में ना उसको फेंकना शुरू कर दो, छोटे छोटे फ्रेजेस। अरे ज्यादा नहीं ना, मतलब जो वर्ड्स हिंदी में उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करो, फिर छोटे छोटे फ्रेजेस, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, वेयर इज द की, वेयर इज माई टूथ ब्रश, इस तरह से छोटे छोटे मतलब घर में निश्चित ही आप सीख जाओगे। ध्यान रखना, जब तुम प्रेशर नहीं लेते हो ना तो तुम शुरू हो जाते हो, जब प्रेशर लेते हो तो हमारा दिमाग उल्टा काम करता है, प्रेशर में काम करता ही नहीं है, मतलब एक डर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, यार नहीं उसके जैसा नहीं बोल पाऊंगा यार, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। अरे नहीं, प्रेशर मत लो, तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम यूनिक हो, तुम जो बोलोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन शुरुआत कर दो। ध्यान रखना, ये अगर आपको सीखनी है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। मैं लिख देता हूं यहां पे, बोलना ही पड़ेगा बस, और कोई इलाज ही नहीं है भैया, ठीक है। मेरा निष्कर्ष तो ये है, और ये बहुत इजी है, यहाँ पे ग्रामर वामर नहीं सीखनी पड़ती, मतलब क्या स्ट्रक्चर है क्या कुछ नहीं है, मतलब मैं जा रहा हूँ इसको आई एम गोइंग बोलते हैं, मैं भूखा हूँ इसको आई एम हंग्री बोलते हैं, बस नकल करनी है कि इस चीज़ को इंग्लिश में ऐसे, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी सारी बातें जो आप हिंदी में करते हो ना उनको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं वो एक बार प्रोसेस पूरी हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, हाँ फिर वही बात है कि प्रेशर क्या है, मतलब दूसरा तरीका है, पहले लोग प्रोसेस पूरी करते हैं, सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बात को तो कैसे कहते हैं, इस बात को कैसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, 1000 डेली यूज सेंटेंस, 100 डेली यूज सेंटेंस, उनको भरे जा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे सेंटेंस सही बताऊँ ऐसे होते हैं जो कभी काम में नहीं आते। अरे यार तुम्हारे पास जो भी है ना, जो तुमको जरूरत है, जैसे तुम बोलते हो बस उसको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है। अब दूसरा आ जाओ, रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो लोग यहाँ पे प्रेशर में चले जाते हैं, कैसे, वो सोचते हैं, देखो बचपन में जब हमने हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जब सब्जेक्ट यानी हमारा एक विषय था, ये जब हमने इंग्लिश को पढ़ा था ना, तब हमारे दिमाग में बात बैठ गई थी कि यार ग्रामर एक ऐसा मार्ग है जो हमें इंग्लिश सिखा सकता है। तो फिर ये लौट के फिर ग्रामर के पास आते हैं। अब ग्रामर में ये क्या कर लेते हैं, ये एक प्रेशर डाल लेते हैं कि ये सोचते हैं कि पहले जब मुझे पूरी ग्रामर आ जाएगी, टेंसेज, मॉडल्स, नरेशन, पैसिव वॉइस, क्लोजेज, फ्रेजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिंथेसिस, कंडीशनल सेंटेंस, यानी सब सारी ग्रामर आ जाएगी, मतलब करेक्ट सारे रूल्स आ जाएंगे, तब मैं पढ़ना और लिखना शुरू करूंगा। ये एक प्रेशर होता है, ध्यान रखना, इस प्रेशर को हटाओ। ये प्रेशर अगर डाल लिया ना तो ध्यान रखना ये उम्र निकल जाएगी, ये वैसे ही आप मिडिल एज में हो, ये उम्र निकल जाएगी, आप नहीं सीख सकते। अरे आप जो भी जानते हो थोड़ी बहुत पहले ग्रामर को एक बार देख लो विदाउट प्रेशर के। जैसे आपने टेंस पढ़े, ठीक है, आपने टेंस पढ़ लिए, अब टेंस को आपको कोई कंपटीशन में तो बैठना नहीं है, ठीक है, तो आपने टेंस पढ़ लिया ना, तो टेंस को थोड़ा यूज के साथ देख लो कि भाई टेंस क्या है, किसी सेंटेंस में टाइम का पता बताता है। अब ऐसा नहीं कि 12 टेंस को आप कंटेस्ट करो जो ज्यादा काम में आते हैं। अक्सर मैं वीडियो बनाता हूँ कि भाई ये 5 टेंस जरूरी है, 3 इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, इनका मतलब ज्यादा आवश्यकता होती है। इन पर थोड़ी कमांड कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा जो भी आप पढ़ रहे हो, कहीं जैसे आप रीडिंग कर रहे हो तो कभी एक दिन पढ़ने का मजा मत लो, एक दिन थोड़े ग्रामर में चले जाओ कि इसमें टेंस कहाँ आ रहे हैं, कितने काम में आ रहे हैं, इसमें इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, बस थोड़ा देखना शुरू कर दो। हाँ ऐसा नहीं है कि इसकी आदत डाल लो क्योंकि तुम्हें कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठना है, बस थोड़ा सा क्या अंदाजा आ जाता है कि भाई ये टेंस जरूरी है। जैसे मॉडल्स है, टेंसेज हैं, एक सेंटेंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब राइटिंग करोगे ना तो सेंटेंस का एक पैटर्न होता है कि भाई सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर उसमें ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्बियल्स हो सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंप्लीमेंट वाला सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस दो तरह, मतलब सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। हाँ सेंटेंस को थोड़ा खंगालना वो जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हम सेंटेंस से लिखते हैं। इसके लिए मॉडल्स, अब मॉडल्स क्या मूड को बताते हैं, तो मॉडल्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रेशर मत लेना कि सारे मॉडल्स उनके एक एक रूल मेरे दिमाग में चले जाए, विल कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है, जो चीज थोड़ी इरिटेट कर रही है ना उसको छोड़ दो। मेरा भी यही फलसफा था, मतलब मैं बहुत साल तक यार ये चीज क्या रात भर सोचता था, परेशान होता था, बाद में पता नहीं क्यों अचानक ही चीजों को स्किप करना शुरू कर दिया। कोई चीज ज्यादा परेशान कर रही है तो पता है मैं अपने आप से क्या कहता, मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया यार कि सारी चीजों को मैं सीखूंगा, इस दिमाग में भरूंगा। और ध्यान रखना ये सोचते ही दिमाग हल्का, और फिर वो कठिन चीज है ना जिसे डर लगता है वो पता नहीं क्यों आई जाती है। कहने का मतलब है वो आती तभी है जब उसको रिलैक्स करो। पूरी वीडियो का मोटा ये है कि विदाउट प्रेशर, ठेका मत लो। हमने कोई ठेका नहीं लिया कि सारे वर्ड्स हम इस दिमाग में ठूसेंगे, हम सारी ग्रामर को सीखेंगे, हम सीख भी जाएंगे अगर ऐसा सोचेंगे तो। ध्यान रखना उल्टा चलता है दिमाग, इसलिए इस पे प्रेशर मत डालो। तो जो अपनी बेसिक ग्रामर है ना उसको पढ़ लो और उसको यूज के साथ पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो स्टूडेंट की तरह कि बस ये पढ़े जा रहे इसका यूज कहाँ है यार। और ध्यान रखना अक्सर हर वीडियो में कहता हूं कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं जिसका हमारी डेली लाइफ में यूज ना हो। कभी कभार हम पैसिव के सेंटेंस बोल ही देते हैं, जैसे कि सड़क बनाई जा रही है, खाना खाया जा रहा है, मैच हो रहा है, इस समय आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है, पैसे वॉइस है। अब कभी कभार आवश्यकता हो जाती है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि बस पूरी पीएचडी करे जा रहे हो। अरे पीएचडी कर लेना, देखो मैं किसी को रोक नहीं रहा, हो सकता है कि आपका मतलब इंग्लिश ग्रामर में पीएचडी करने का मतलब गहराई में जाने का, डीप ऑपरेशन करने का, ये मेरे अंदर भी है, मुझे ग्रामर में बहुत मजा आता है। ध्यान रखना होता है बहुत से लोगों में, तो आप कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना
आपको मेन उसका फ्रूट क्या है, मतलब उसका निष्कर्ष क्या है कि आपको रीडिंग और राइटिंग आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, बस ऐसी कोई भी बुक्स ले लो, कोई नॉवल खरीद लो, उसको रीडिंग करो। राइटिंग के लिए मैं अक्सर कहता हूं, बहुत सारे कस्टमर्स कॉल आते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दो, आपको मजा आएगा। और ध्यान रखना वहां पे प्रेशर मत डालना। और हाँ, एक खास बात, किसी सेंटेंस पे अटक जाओ, जैसे आप कोई सेंटेंस कहना चाहते हो, चलो मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा तुम्हें जाने की जरूरत है, मेरे दिमाग में यही आया, तुम्हें जाने की जरूरत है। अब देखो तुम्हें की मतलब यू हो गया, अब यार जरूरत तो नीड होती है, कुछ ऐसा है। अरे सिंपल सी बात है, इसका भाव क्या है, सेंस में देखो, वर्ड्स में नहीं सेंस में जाओ। तुम्हें जाने की जरूरत मतलब तुम्हें जाना चाहिए यार, इसको ऐसा बोलते हैं ना, यू शुड गो, यू शुड गो। और जिसमें तुम रट्टा मार रहे थे कि इसकी कोई फिक्स इंग्लिश है, ज्यादातर टीचर ये तो बताते हैं कि रट्टा मार लो इसकी यही होती है, अरे ऐसा नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूं कि दूसरी जरूर होती है, तीसरी भी होती है, चौथी भी होती है। इस बात को पकड़ जाओ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन करना है, अपने आइडियाज को शेयर करना है, और वो हो सकते हैं वर्ड दूसरे आ सकते हैं, सेंटेंस बदले जा सकते हैं। जैसे यू शुड गो, तो इसको यू नीड टू गो, तुम्हें जाने की जरूरत है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, प्लीज लीव नाउ, इंपरेटिव में कह दो कृपया अब लीव कर जाओ, मतलब चले जाओ। तो देखो ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो एक हाथ और आ जाएगा। अब ये ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में आता है, ये कैपेसिटी भगवान ने तुम्हारे दिमाग में भी दी है, बस थोड़ा सा खंगालने की जरूरत है, थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है। जो क्रिएटिव हो गया ना, वो इंग्लिश क्या कुछ भी सीख जाएगा और कुछ भी कर जाएगा, क्योंकि एक क्रिएटिव पर्सन में बहुत पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो ग्रेट होता है, वो सृजन करता है, वो इस दुनिया को चला रहा है। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वही तो फिल्में बना रहे हैं, वही तो गाने बना रहे हैं, वही तो मतलब कुछ नए नए काम कर रहे हैं, और सारी दुनिया उनसे चल रही है। वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो इन्वेंशन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, वो सब क्रिएटिव पर्सन है। और ध्यान रखना, एक क्रिएटिव माइंड है ना, वो बहुत तूफानी होता है। तो रीडिंग और राइटिंग, ध्यान रखना, आपको अगर रीडिंग और राइटिंग के लिए मतलब लिखना है, पढ़ना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल ग्रामर पढ़ लीजिए, रोजाना डायरी लिखिए, कुछ पढ़िए, प्रेशर मत लीजिए, ठेका मत लीजिए कि मैं पूरी ग्रामर को सीखूंगा, मेरे सारे सेंटेंस करेक्ट ही आएंगे। एक बात बताओ, आपने 10 सेंटेंस लिखे और 10 में से माना 3 गलत आ गए, तो कोई तूफान आ जाएगा क्या है? हमने ठेका लिया है कि हमारे सारे सेंटेंस सही आए, नहीं जाएंगे, हम तो गलत लिखेंगे। ठीक है, मैं कई बार थोड़ा प्रेशर नहीं, गुस्से में आ जाता हूँ, बोलता हूँ, मतलब मुझे झल्लाहट आती है। मतलब ये बात आपके दिमाग में किसने बिठाई कि तुम जो करो सही करो? नहीं, अरे गलतियां हो जाती हैं यार, शुरुआत तो करो आप। तो ध्यान रखना, ऐसे वेट मत करना, मैं पूरी ग्रामर को सीखूंगा तब जाके मैं पढ़ूंगा, तब जाके मैं लिखूंगा। जितना भी सीख गए ना, अब भले 10 सीख गए तो 10 के सेंटेंस लिखना शुरू कर दो। जो टॉपिक सीखते जाओ उनको थोड़ा यूज लेना शुरू कर दो। और ध्यान रखना, इस भ्रम में मत रहना कि जितने भी ग्रामर जितने टॉपिक्स है सब काम में आने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे नहीं आएंगे। मेरा निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काम की बस 2-4 चीजें होती है, आप उनसे भी काम चला सकते हो। ठीक है, अब तीसरा हमारा पॉइंट आता है सब्जेक्ट, यानी हमारे स्कूल में जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वहाँ पर और बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट इंग्लिश तो कंपलसरी है। अच्छा, ये भी एक रणनीति है, मतलब जो हमारे शिक्षाविद हैं उन्होंने इसको सब्जेक्ट क्यों रखा, ताकि सब्जेक्ट के रूप में जब रख दिया, कुछ ग्रामर के पॉइंट दे दिए, बहुत सारे लेसन दे दिए, अब पूरी साल हम उनको पढ़ते हैं, पढ़ करके लास्ट में एक एग्जाम होता है। अब ध्यान रखना, एग्जाम तो एक छोटी सी बात है, उनकी तो ये मनसा थी, उनका ये एम था कि पूरी साल जब इंग्लिश के साथ रहेंगे ना तो थोड़ा लिखना पढ़ना, यानी जो आप यहाँ पे बेसिक चाहते हो ना, रीडिंग एंड राइटिंग, ये ऑटोमेटिक आ ही जाता है। बट हमारा सिस्टम क्या बना हुआ है, इसमें हमारे टीचर भी दोषी है, उन्होंने भी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ भर दी कि बेटा ये रट पास हो जा, बेटा ये आएगा ये नहीं आएगा। फिर बच्चे भी ऐसी बातें करते हैं कि यार कौन सा आएगा, यार ये आएगा क्या, यार इसको पढ़ लूँ क्या, इसको रट लूँ क्या। मतलब कहीं ना कहीं वो पास का जुगाड़ करते हैं, या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पूरे 100 ही लाना चाहते हैं, 99 पे भी काम नहीं चलेगा, 100 चाहिए। एक बात बताऊं, थोड़ा अच्छी नहीं लगेगी, जिस बच्चे के 100 नंबर भी आ गए ना 10th में 12th में, वो इस 100 का मतलब क्या है कि 100 इंग्लिश सीख गया, मतलब पूरी सीख गया, 100 से ऊपर तो कुछ है नहीं। बट ऐसा नहीं होता है, अगर उस बच्चे की कॉपी में चेक करूँ ना तो बहुत सारी गलतियां मिलेंगी। क्या वो धड़ाके से कोई भी पैराग्राफ लिख सकता है? क्या वो मतलब 50-60 लाइन फटाफट से लिख देगा? क्या सारे जो चैप्टर्स हैं सबका हिंदी अनुवाद कर देगा, सबका ट्रांसलेशन कर देगा? नहीं कर सकता ना। इसका मतलब है कि वो 100 नहीं सीखा, पर नंबर 100 आ गए, क्योंकि हम नंबर के पीछे भाग रहे हैं। तो ध्यान रखना, नंबर के पीछे मत भागो। अगर हालांकि बच्चों में इतनी समझ नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत साल रहा मैं, मतलब खूब समझाया कि भैया नंबर के पीछे मत भागे, आगे जाके तुझे इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, तुझे बोलनी पड़ेगी, तुझे लिखना पड़ेगा ऑफिस वगैरह में जहाँ भी तू जॉब करेगा, लेकिन नहीं, कुछ भी कह लो नंबर चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर हमारे टीचर भाई जब उनको पढ़ाएं तो ये नंबर वाली बात दिमाग से हटा दें और ये कहीं सिखा दें
कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है बेटा, पढ़ना सीख ले, लिखना सीख ले। अच्छा वो कब कर सकता है? जब उस बच्चे को प्रेरित करे कि बेटे थोड़े सेंटेंस लिखना सीख ले यार, मतलब उसको थोड़ी सी, मतलब उसको थोड़ा प्रेरित करे, इंस्पिरेशन करे कि अगर ये क्वेश्चन तेरे माइंड में याद नहीं हो रहा है या तो उसको नहीं रट सकता तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना भी सीख ले। पर होता क्या है, मैं सही बताऊं, मेरे दिल की बात है, मैं खुद टीचर रहा हूँ, ज़्यादातर मामला यहीं ख़राब हुआ है यार, गड़बड़ तो यहीं कर दी। और हमारे, सही बताऊं, हमारे टीचर भाइयों ने कर दिए, क्योंकि कभी भी इस बात पर बच्चों को क्रिएटिव बनाने की सोच ही नहीं। बस हमेशा रट ले, पढ़ ले, मैं कल पूछूंगा, याद करके आना। क्या होता है याद करके आना? अरे खड़े हो जाओ जरा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप चैप्टर हमने पढ़ लिया, ऐसा करता है इसका आंसर लिखो यार, ठीक है, सब बच्चों को इसका आंसर लिखो। कोई प्रेशर नहीं है, मतलब मैं कोई आपको पनिशमेंट नहीं दूंगा, बस अपने अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिख के लाओ अपनी लैंग्वेज में। काश ये करवा लेते, सही बता रहा हूँ, बच्चे लिखने सीख जाते, बच्चे क्रिएटिव हो जाते, बच्चों के दिमाग से डर चला जाता। फिर भले हमारे मार्क्स 100 ना आए, भले 90 आ जाए, 80 आ जाए, कितने आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेन मकसद तो पूरा हो गया, हम अंग्रेजी लिखना सीख गए, हम अंग्रेजी पढ़ना सीख गए। किसी दिन टीचर का ऐसा मूड में आया कि जैसे मतलब लेसन नंबर 9 कल पढ़ाने वाला है, तो अचानक से टीचर ने पता क्या कहा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चलो तुम सब पढ़ो, मेरे बिना ही पढ़ो इसको आज। भाई मैंने 8 महीने पढ़ा दिए, थोड़ी बहुत तुम जानते हो, तो मेरे बिना पढ़ो इसको। तो जब बच्चे टीचर के बिना उसको पढ़ रहे होते ना, थोड़ा अटकते, क्योंकि आदत तो लग गई ना टीचर की, लेकिन फिर भी वो पढ़ सकते थे। 100 नहीं 50%, 70% तो पढ़ सकते थे ना। तो वहाँ से क्रिएटिवनेस आ जाती, बच्चों को इंटरेस्ट आता, कुछ नया हो यार, कुछ क्रिएटिव हो, तभी तो सीखेंगे। तो इस पूरी जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक ही बात है कि प्रेशर मत लो, ये बच्चे भी प्रेशर ना ले, पर बच्चों में समझ आएगी नहीं, इसलिए मैं टीचर को संबोधित कर रहा हूँ। कोई देख रहा हो तो प्लीज़ ये करना शुरू कर दो यार, मैं दिल से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बाद में फिर ये जो मेरे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं ना, ये इन्हीं के आते हैं, यही कहते हैं कि हम थोड़ी लिखना सीख जाएं, पढ़ना सीख जाएं। एक दिन बता तो रहा था कि दिल्ली से एक लेडी का फ़ोन आया कि महेश गुरुजी क्या मैं इंग्लिश सीखे बिना ही मर जाऊँगी? कहने का मतलब है क्या दर्द था इस बात में। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं परेशान हो गया, इरिटेट हो गया, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बस यही रामायण है, यही रामायण है। अच्छा आगे देखो, रामायण, बहुत से तो इस पर भी कमेंट करते हैं कि सर ऐसा क्यों बोला? अरे ऐसे इस भाव में नहीं बोला यार, एक कहावत ऐसे बोल दिया, मतलब एक एक चीज़ को पकड़ते हैं कि ये बोला, ये बोला, मतलब टीचर तो समझो कि एक आदर्श है, उससे इतनी सी गलती नहीं हो सकती। और जब तक ये सोच रहेगी ना खुद से, अब टीचर क्यों, एक दोस्त के रूप में ले लो ना, एक एडवाइस दे रहा हूँ यार, अच्छी है, काम आएगी। तो हाँ, अब इस पूरी जो बात थी, इसमें एक ही बात है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फिर पूरी इंग्लिश ग्रामर किसको चाहिए? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा है, उसको वास्तव में नाउन क्या है, किस तरह से यूज होता है, प्रोनाउन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सिंथेसिस क्या है, क्लॉज क्या है, कितने तरह के होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजल, मतलब सारी जो ग्रामर है ना, वो रूल्स इनको आने चाहिए, इनकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, एरर कहीं से आ सकता है। तो ध्यान रखना, इस पूरी कहानी में ये तीनों विदाउट प्रेशर पढ़ सकते हैं, ये गलतियां कर सकते हैं, ये क्रिएटिव हो सकते हैं, ये बिना लोड लिए सीख सकते हैं, लेकिन इसको पूरा कवर करना पड़ेगा। तो भैया इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए एक ही बात है, हार्ड वर्क। और ध्यान रखना, हार्ड वर्क से चीज़ें हो जाती हैं। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ कितनी बुरी हो, एक बार उसमें चले गए ना और बस उसको तोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर एक इंटरेस्ट उसमें भी आने लग जाता है। ग्रामर में बहुत इंटरेस्ट आता है, सही बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे तो ग्रामर में बहुत इंटरेस्ट आता है। आप भी एक बार इसके अंदर चले गए ना, रूल्स में चले गए, आपको भी इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। देखिए, एक तो आपने सेंटेंस को बस ऐसे ही देख लिया, यू शुड गो, ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। अब इसको एक फिर ग्रामर वाला एक अलग नज़र से देखता है, यू एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा? ये पर्सनल प्रोनाउन है। शुड क्या है? एक मॉडल है। अब मॉडल भी वर्ब होते हैं, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है, शुड। अच्छा, शुड करता क्या है मॉडल के रूप में? एक एडवाइस या सजेशन देता है। उसके बाद गो, गो क्या है? वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, मतलब इस तरह की लैंग्वेज बोलता है। और ध्यान रखना, इसका एक ऐसा चस्का लगता है कि बस वो फिर जांच पड़ताल ऑपरेशन करता है सेंटेंस का, कि इसके अंदर ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे बनता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बट फिर मजबूरी है। क्यों? देखो, अब इंडिया का कोई व्यक्ति जो स्पोकन सीखना चाहेगा ना, अब भाई इंग्लैंड में पैदा हुआ है, अमेरिका में पैदा हुआ है, तो वहाँ तो माहौल ही ऐसा है, तो वहाँ के जितने बच्चे सब इंग्लिश में ही बोलेंगे जैसे हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ का व्यक्ति जब स्पोकन करेगा ना, तो मुलाकात सबकी यहीं हुई है सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रामर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, लेसन के माध्यम से आई थी, तो फिर वो फिर
इसमें भी ग्रामर के माध्यम से आना चाहते हैं और आ सकते हैं। ध्यान रखना, जब बहुत साल तक इंग्लिश ग्रामर सीखते हो, पढ़ते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपके लिए इंग्लिश बोलना उतना कठिन नहीं होता, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप सारे रूल्स को जानते हो। बस थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो ये था वीडियो, इसका एक ही मोटो है, सब कुछ भूल गए हो तो एक बात याद रखना कि कभी प्रेशर मत लेना, ठेका मत लेना कि बस मैं ये सब कुछ करूंगा। जितना भी आपके पास इतना सा है ना, उसी से चलना शुरू कर दो। मतलब कहीं ना कहीं एक और लैंग्वेज बोलूं, आपको जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, आपको मजा आना चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, आपको करते हुए अच्छा लगना चाहिए, आपके माइंड को ऐसा लगे हाँ यार मैं लिख रहा हूँ, हाँ यार मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा लगा ना कि यार ये गलत है, सही है, यार ये तो मैंने गलत लिख दिया। मतलब दिमाग को बुरा फील मत करवाओ, अच्छा फील करवाओ, चाहे आप गलत लिख रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि मैसेज आपके दिमाग में चला गया होगा, इतने बुद्धू आप भी नहीं हो। हाँ, जाने से पहले एक खास जानकारी हर वीडियो को शुरू में देता हूँ, लेकिन आज भूल गया, अब सुन लो। देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर पसंद आती है, समझ में आती है, या आप स्पोकन सीखना चाहते हो, तो ये चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री है, लेकिन कंटेंट बिखरा पड़ा है, आपको खोजना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सिस्टमिक चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए सारी चीज़ें एक साथ, तो ये चीज़ अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस में सीरियल से 1 बाय 1 करके कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ मतलब आप वीडियो को देख सकते हो और उसको पढ़ भी सकते हो नोट्स के रूप में। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, फीस है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, परचेज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। और हाँ, यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो स्पोकन के लिए उसमें एक हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमने डाला है, आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत नॉलेज है इस वीडियो में, हालांकि पढ़ाया कुछ नहीं है, बट आपको एक ट्रिक दी है, आपको एक वे दिया है, एक रास्ता दिया है कि ये इजी कैसे हो सकती है। मतलब प्रेशर मत लेना, मजे मजे में कर लेना, जितनी आप उतनी कर लेना यार। कोई ऐसा थोड़ी है कि लास्ट में कोई पूछेगा जब हम इस दुनिया से जाएंगे कि तूने पूरी सीखी नहीं सीखी, तुझे सारे सारे वर्ड आते नहीं आते, सारे टॉपिक्स आते नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।